नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और आपके साथ मैं विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में आज नामांकन नाम वापसी का अंतिम दिन और इस दौरान 13 सीटों पर 153 उम्मीदवार नजर आए हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे आखिर किस तरीके से भरतपुर के अंदर गुटबाजी नजर आ रही है। यह भी हम आपको बताएंगे कि आखिर बाड़मेर सीट का गुजरात के साथ कनेक्शन क्या है। इलेक्शन डीएनए में हम ये भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको यह भी दिखाएंगे कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बीजेपी में जो घर वापसी हुई है, क्या वाकई में उससे गुर्जर समाज बीजेपी के साथ आता हुआ नजर आएगा या फिर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का विरोध यहां पर गुर्जर समाज ही करता हुआ नजर आएगा। यानी कि दिखाएंगे हर खबर का विश्लेषण, दिखाएंगे इलेक्शन डीएनए। इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि 13 सीटों पर अब 153 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 19 नामांकन ऐसे हैं जो रद्द हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव समीक्षा यानी कि स्क्रूटनी के बाद 172 में से 153 नामांकन वैध पाए गए। एक एक सीट से बता रहे, टोंक सवाई माधोपुर सीट से 10 में से 10 नामांकन वैध, अजमेर में 11 में से 10 नामांकन वैध, एक निरस्त हो गया है। पाली में 14 में से 14 नामांकन वैध, यहां पर जोधपुर में 12 में से 11 नामांकन वैध, एक निरस्त। बाड़मेर में 16 में से 13 नामांकन वैध, 3 निरस्त। उदयपुर में 9 में से 9 नामांकन वैध है। वहीं बांसवाड़ा में 5 में से 5 नामांकन वैध है। चित्तौड़गढ़ में 13 में से 11 नामांकन वैध है और 2 निरस्त है। राजसमंद में 12 में से 11 नामांकन वैध है, इसके अलावा एक निरस्त हो गया है। भीलवाड़ा में 7 में से 5 नामांकन वैध, 2 निरस्त हो गए हैं। कोटा में 24 में से 21 नामांकन वैध और 3 निरस्त है। 12 झालावाड़ में 11 नामांकन में से 8 वैध, 3 निरस्त हो गए हैं। सबसे ज्यादा जालोर में 28 नामांकन मिले और जालोर में 3 नामांकन निरस्त, 25 नामांकन वैध है। सबसे कम का अगर जिक्र करें तो बांसवाड़ा में सबसे कम 5 नामांकन यहां पर हुए हैं। तो ये पहले दौर का नामांकन और नामांकन के बाद एक स्क्रूटनी प्रोसेस, उस स्क्रूटनी प्रोसेस के बाद 13 जो सीटें हैं पहले चरण के अंदर 29 अप्रैल को जहां पर मतदान होना है, वहां पर कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, ये तस्वीर पूरे तरीके से साफ हो चुकी है। 153 प्रत्याशी मैदान में, जोधपुर में 12 में से 11 प्रत्याशियों के नामांकन को सही माना गया है। एक का नामांकन रद्द यहां पर हुआ है। मेरे सहयोगी ऋतुराज मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाड़मेर में सबसे कम नामांकन हुआ है, जालोर में सबसे ज्यादा। जालोर में कोई खास वजह कि इतने ज्यादा नामांकन हुए? देखिए, ये नामांकन की जो प्रक्रिया होती है ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होती है और प्रत्याशी कहीं पे भी ज्यादा और कहीं पर भी कम हो सकते हैं नामांकन, क्योंकि कई प्रत्याशी 2-2 नामांकन भी भरते हैं और कई प्रत्याशी 3 नामांकन भी भरते हैं। जो आज पूरी प्रक्रिया हुई है उसके तहत 153 अब जो है प्रत्याशी चुनाव मैदान में। हालांकि 12 अप्रैल को इस चुनावी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पहले चरण में आफ्टर ऑल कितने अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। ठीक है ऋतुराज, 19 प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके नामांकन रद्द हुए हैं। ये जानकारी लग पाई कि उसके पीछे की वजह क्या और किस सीट पर किसी के नामांकन के रद्द होने से सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता नजर आएगा, कुछ ऐसा विश्लेषण? देखिए, थोड़ा करेक्शन कर देना चाहूंगा कि 19 जो अभ्यर्थी हैं उनके 27 नामांकन रद्द हुए हैं, क्योंकि कई प्रत्याशियों ने, जैसा कि मैंने बताया, कि 2-2 नामांकन भी भरे थे और इसके अलग अलग कारण पाए जाते हैं। यदि हम पंकज चौधरी के मामले की बात करें तो इनके अयोग्यता का जो आधार था वो यह था कि ये जो इनका निष्कासन हो गया था, जो डिसमिसल हो गया था, उस वजह से इनको सर्टिफिकेट लेना था ईसीआई से और वो सर्टिफिकेट समय पर इन्होंने जमा नहीं कराया, जिसकी वजह से निरस्त हो गया। इसी तरह से अयोग्यता का अलग अलग पैमाने पर जो संबंधित आरओ और ईआरओ है उन्होंने पैमाने पर जांच कर इन नामांकन खारिज किए हैं। किसी में संपत्ति की सूचना सही नहीं दी गई, किसी में जो आपराधिक जो रिकॉर्ड है वो सही तरीके से पेश नहीं किया गया। इससे अलग अलग आधारों पर जो है वो किए गए। कहीं कहीं हस्ताक्षर और गवाहों की जो हस्ताक्षर होते हैं वो सही नहीं पाए गए। तो इस तरह से कई अशुद्धियों और त्रुटियों के कारण ये नामांकन रद्द किए गए हैं। जी बिल्कुल ऋतुराज, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यहाँ पर नामांकन रद्द उनके हो गए हैं जिनके नामांकन पत्र के अंदर कमियां पाई गई है या फिर जानकारी पूरी तरीके से भरी नहीं गई, जानकारी दस्तावेजों के आधार पर गलत दी गई है। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है।
13 सीटों पर 153 प्रत्याशी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा जालोर से और सबसे कम बाड़मेर सीट पर है, लेकिन बांसवाड़ा सीट पर है, माफ कीजिए। लेकिन अभी भी सियासत अंदर खाने चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनको किसी तरीके से मनाकर बैठाने की कोशिश की जाएगी और उनसे समर्थन हासिल करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं इलेक्शन डीएनए में। अब बात करते हैं बीजेपी के मिशन घर वापसी की। आखिरकार कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला बीजेपी में वापस लौट आए हैं। वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच किसे चुनेंगे, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे। इस दौरान बैसला ने कहा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मैं पिछले 14 साल से लगा हूं। इन 14 वर्षों में मैंने दोनों सीएम को देखा, उनके नजदीक रहा, दोनों दलों की कार्यशैली और विचारधारा को भी देखा। मैं बीजेपी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हूं। दिल्ली में बीजेपी में घर वापसी के बाद बैसला ने अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन बैसला ने बीजेपी का दूसरी बार दामन जो है वो थामा। एक बार पहले भी उन्होंने दामन थामा था, टिकट भी लोकसभा का लिया था। अफसोस वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार टिकट तो मिला नहीं, बीजेपी में घर वापसी जरूर हुई। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और उनके पुत्र विजय बैसला आज बीजेपी ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत खुशी है। पिछले एक सप्ताह से इस पर चर्चा हुई हमारी, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष सांसद सैनी जी, सबने बहुत सहर्ष इनका स्वागत करने का फैसला किया है। कर्नल किरोड़ी सिंह गुर्जर आंदोलन के नेता है और पूरे समाज में लड़कियों की शिक्षा को सालों से प्रमोट करते आ रहे हैं और उसका नतीजा भी बहुत अच्छा है। मुझे पद वद का कोई लालच नहीं है। आई एज एन ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ दिस ग्रांड पार्टी, मैं चाहता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको उनका आरक्षण के मुद्दे को लेकर के हक मिले, ऐसा मेरा उद्देश्य है। और मैं मेरी वफादारी, निष्ठा आप सबको प्लेज करता हूं, प्रधानमंत्री जी को प्लेज करता हूं। लेट्स जॉइन हैंड टुगेदर एंड क्रिएट अ हिस्ट्री और वो। कोई मांग नहीं है। एक बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता की तरह हमने अपने आप को ज्वाइन करा है, मैंने और कर्नल साहब ने, और हम एक बहुत ही रोबस्ट नेशन बिल्डिंग की तरफ अग्रसर हैं, दोनों के दोनों मिलकर के, फादर सन दोनों। और हम ये चाहते हैं कि बीजेपी को हम और स्ट्रॉन्ग करें और स्ट्रेंथ से स्ट्रेंथ मिले और एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्यूचर और बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्डिंग की तरफ हम अग्रसर हों। बयानों को सुनने के बाद कहा जा सकता है कि वर्तमान ये कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला बीजेपी का हिस्सा और बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन आपको इतिहास के पन्ने में लेकर चलते हैं, क्योंकि एक फौजी से बेहतर सैल्यूट की कीमत भला कौन जान सकता है। इसलिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। फोटो भले ही पुरानी हो, लेकिन इसके सियासी मायने जो है बेहद खास है। कुछ दिनों पहले गुर्जर आरक्षण आंदोलन के पटापेक्ष के बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और उन्हें फौजी मुद्रा में सैल्यूट किया था। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तब सियासी हलकों में चर्चा चल पड़ी थी कि कर्नल बैसला और उनके पुत्र यानी कि विजय बैसला कांग्रेस में आ सकते हैं। बात भी चली और अजमेर से टिकट के लिए नाम भी आगे सामने आता नजर आया। किन्हीं कारणों से ऐसा हो नहीं पाया। इसी दरमियान बीजेपी से संपर्क हुआ। वसुंधरा राजे को भी वो सैल्यूट कर चुके हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व से बात चली, टिकट की बात आगे नहीं बढ़ पाई, पर बीजेपी ने वापसी का रास्ता साफ हो गया। पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उसके बाद सीएम अशोक गहलोत को सैल्यूट। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या ये मान लिया जाए कि कर्नल का सियासी सैल्यूट है, जो सियासी संभावनाएं वक्त वक्त पर तलाशते नजर आती हैं, समाज के हक और हुकूक के नाम पर एक मुकाम बनाना चाहते हैं। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि कर्नल बैसला को बीजेपी में लाने के पीछे अहम रणनीति रही है।
बैसला को बीजेपी में लाने की इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये इनसाइड स्टोरी ये है कि बैसला दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में थे। जावड़ेकर ने पर्दे के पीछे कई मुलाकातें उनसे की। वसुंधरा राजे से कर्नल बैसला की बातचीत भी हुई और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के गुर्जर नेताओं में उनकी भूमिका निभाई गई है। फिलहाल बीजेपी के गुर्जर वर्ग पर नजर है और करीब 1 दर्जन लोकसभा सीट इससे प्रभावित होती हुई नजर आने वाली है। बीते विधानसभा चुनाव में पायलट फैक्टर से बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि पूर्वी राजस्थान में पायलट फैक्टर को थामा जाए। बैसला पूर्वी राजस्थान में कहा जा सकता है कि मारक हथियार हो सकते हैं। अब ये सीटें कौन कौन सी है ये भी हम आपको बता रहे हैं। टोंक सवाईमाधोपुर, करौली धौलपुर, दौसा, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, इसके अलावा चित्तौड़, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद और जयपुर ग्रामीण सीट ऐसी जहां पर बीजेपी को कर्नल के आने से फायदा हो सकता है। बीजेपी नेतृत्व को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में गुर्जर वोट साथ आ सकता है। बैसला सामाजिक व्यक्ति के साथ ही आंदोलनकर्ता के तौर पर भी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहे हैं। ऐसे में बीजेपी उनका इस्तेमाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कर सकती है। इसके अलावा बैसला को यूपी में भी प्रचार के लिए भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि बैसला एक बार लोकसभा का बीजेपी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनके हाथ जीत नहीं लगी थी। वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को बीजेपी में लाने की जो इनसाइड स्टोरी है वो बहुत कुछ यहां पर कहती हुई नजर आती है। अब इसको हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे। दरअसल जो कर्नल बैसला हैं उनकी इनसाइड स्टोरी हम आपको बता रहे हैं कि वो बीजेपी में कैसे आए। दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व के संपर्क में थे किरोड़ी बैसला, ये जानकारी मिली और प्रकाश जावड़ेकर ने पर्दे के पीछे उनसे कई मुलाकातें भी की हैं। इसके अलावा वसुंधरा राजे से कर्नल की बातचीत भी यहां पर हुई है, ये भी जानकारी। और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के गुर्जर नेता जो हैं वो भी इसमें भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बैसला के पुत्र विजय इसे लेकर काफी सक्रिय भी नजर आए हैं। वहीं कांग्रेस में भी उन्हें लेकर चर्चाओं का दौर चलता रहा, लेकिन आखिरकार आज बैसला की बीजेपी के अंदर जो है वो घर वापसी होती हुई नजर आई। वहीं आगे बढ़ते हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को लेने से बीजेपी को लाभ दरअसल दिख रहा है। ये लाभ किस तरीके से, इसको भी ग्राफिक्स के जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी ने गुर्जर वर्ग को साथ लेने की कोशिश यहां पर की है और यह दाव यहां पर चला है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। गुर्जर करीब 1 दर्जन लोकसभा सीट पर सीधे प्रभावित करते हुए नजर आएंगे, जिसका जिक्र हमने पहले किया कि वो कौन कौन सी सीटें हैं। बीते विधानसभा चुनाव में पायलट फैक्टर से एक खासा नुकसान होता हुआ बीजेपी को नजर आया था। इस बार बीजेपी को कोशिश है कि गुर्जर वर्ग को साथ लिया जाए और कर्नल बैसला उनके लिए एक तरीके से मुफीद है। पूर्वी राजस्थान में पायलट फैक्टर को भी इसके जरिए थामा जा सकता है। वहीं बैसला पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ मारक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होंगे। मारक हथियार शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि वो कर्नल है और वो मिसाइल की भाषा भी समझते हैं, इसलिए मारक क्षमता कितनी होगी ये उनको तय करना है। लेकिन दोबारा एंट्री से बीजेपी में क्या होगा? क्या सामाजिक नेता की स्वीकार्यता राजनीतिक तौर पर उनकी होती हुई नजर आएगी? ये हम दरअसल ग्राफिक्स के जरिए कुछ सवाल हैं जो खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रयोग पर पहले भी काम हो चुका है, लेकिन कारगर ये प्रयोग होता हुआ नजर नहीं आया था। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आंदोलन से पूर्व पंच पटेलों से सलाह लेने वाले बैसला, क्या बैसला ने बीजेपी में एंट्री से पहले पंच पटेलों से इजाजत ली है? क्योंकि एक तरफ पूरे समाज का नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ जब व्यक्तिगत फैसला लेना होता है तो व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं। समाज से क्या उन्होंने बातचीत की होगी, ये सवाल है। लेकिन एक और हम आपको इतिहास के पन्नों के साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि कर्नल बैसला दूसरी बार फिर से बीजेपी में शामिल हुए और पहली बार रामदास अग्रवाल की मौजूदगी में उनकी एंट्री दरअसल हुई थी। और बैसला को लेकर गुर्जर समाज से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में बड़ा सवाल है, क्या कर्नल के बीजेपी में एंट्री को तवज्जो देगा गुर्जर समाज? हालांकि लंबे अरसे से पुत्र को टिकट की जुगत में बैसला लगे हुए थे और अजमेर से कांग्रेस से भी टिकट चाहते थे, लेकिन पुत्र को या पुत्री को किसी को भी टिकट नहीं मिला है। क्या सामाजिक नेता बैसला लुभा पाएंगे गुर्जरों को बीजेपी के लिए? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, या फिर महज स्वाभाविक रूप से बन रहे राजनीतिक संयोग के भरोसे ही बैसला नजर आ रहे हैं? वहीं कर्नल बैसला की बीजेपी में एंट्री और इसको लेकर एक और सवाल, अब बीजेपी का क्या जवाब होगा कांग्रेस के पास? पिछले दिनों हुए गुर्जर आंदोलन को भी जोड़कर इसके साथ बीजेपी देख रही है। ऐसे में कांग्रेस लगा सकती बीजेपी पर गुर्जर आंदोलन करवाने का आरोप,
क्योंकि जिस तरीके से पूरी पटकथा को लिखा गया और उसके दी एंड का मतलब यह हो रहा है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बीजेपी में वापस आए हैं, तो क्या कांग्रेस अब इसको इस अंदाज से भुनाती हुई नजर आएगी? लेकिन सच्चाई यह भी है कि जातीय आंदोलनों ने सियासत को बहुत से नेताओं की को चमकाया है, उनमें से कर्नल बैंसला भी है। और यही दरअसल ये हमारा अगला सवाल है। कर्नल आरक्षण आंदोलन से चर्चित चेहरे बन गए, इसके बाद उन्होंने बीजेपी टिकट पर बाकायदा चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़ा, हार गए। गुर्जर वर्ग के अन्य नेता भी आंदोलन से चमके। अब ये कौन कौन से नेता, ये भी जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। प्रहलाद गुंजल, सुखबीर जोनापुरिया, अतर सिंह भड़ाना, ये वो नाम जो गुर्जर आंदोलन से चमके हैं। राजेंद्र विधूड़ी, गोपीचंद गुर्जर, जवाहर बेढ़म, ये भी आंदोलन से निकले चेहरे हैं। गुर्जर समाज के नेता आज विभिन्न दलों में स्थापित नेता के तौर पर है। अब गुर्जर वर्ग की नई पीढ़ी के सामने विजय बैंसला निकलकर सामने आए और ये जातीय आंदोलन ने किस तरीके से सियासत को चमकाया है, ये हम आपको बता रहे हैं। राज्यपाल के बयान और उनको लेकर एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और ये बड़ी खबर क्या है, ये जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि राज्यपाल एक बयान को लेकर निर्वाचन विभाग के सवालों के घेरे में आ गए और बाकायदा निर्वाचन विभाग ने राज्यपाल की शिकायत राष्ट्रपति से भी की थी। लेकिन अभी हम ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं और ताजा अपडेट यह है कि आज भी नहीं हो सका राज्यपाल कल्याण सिंह के मामले में अंतिम फैसला। केंद्र सरकार अभी तक नहीं ले पाई अंतिम फैसला। आज सुबह थी राज्यपाल के इस्तीफे की प्रबल संभावनाएं। जयपुर राजभवन में भी ऐसा ही माहौल था, लेकिन शाम होते होते गृह मंत्रालय से कोई आदेश नहीं निकला। अब हर किसी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अंतिम फैसले का इंतजार है। दरअसल राज्यपाल कल्याण सिंह यूपी के दौरे पर थे और यूपी के दौरे के दौरान संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने की बात कही थी और बीजेपी के कार्यकर्ता उन्होंने खुद को बताया था। बस तभी से बवाल इस बयान को लेकर खड़ा हुआ, सवाल खड़े हुए और उन सवालों के बीच निर्वाचन विभाग ने, चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा। अब ऐसी प्रबल संभावनाएं बन रही थी कि आज राज्यपाल का इस्तीफा हो सकता है, लेकिन शाम होते होते गृह मंत्रालय से कोई आदेश नहीं निकला। अब हर किसी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अंतिम फैसले का इंतजार है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर यही है कि राज्यपाल को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, और इसकी वजह ये कि जिस फैसले का शायद इंतजार था या जिस स्टैंड का इंतजार था वो अभी तक नहीं हुआ। सुबह तक उम्मीद इस तरीके की थी कि शायद शाम तक इस्तीफा हो जाएगा, लेकिन शाम होते होते गृह मंत्रालय से कोई ऐसा आदेश जारी नहीं हुआ। अब हर किसी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के फैसले का इंतजार है। आज भी राज्यपाल कल्याण सिंह के मामले में अंतिम फैसला नहीं हो सका। इसके पीछे दरअसल दो थ्योरी काम कर रही थी। एक थ्योरी जो इतिहास को बताते हुए ये बता रही थी कि 1993 में एक राज्यपाल ने भी अपने पुत्र के प्रचार में जाने की कोशिश की थी और वहां जाने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या इतिहास वर्तमान को साक्षी मानते हुए यहां पर राज्यपाल कल्याण सिंह का इस्तीफा होना चाहिए था? पहली थ्योरी ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि भूलवश उनके जुबान से इस तरीके के बयान निकले हैं और उसका कोई राजनीतिक फायदा उठाने का अंदेशा नहीं था। तो क्या महज गलती मानकर, माफी मानकर या फिर उनको चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है? दरअसल ये दो थ्योरी, लेकिन सच्चाई यही कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। शाम होते होते गृह मंत्रालय से कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ। अब हर किसी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अंतिम फैसले का इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार इस मामले को उठाती आई है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बयान की भर्त्सना की थी और उन्होंने कहा था कि संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरीके के बयान देना गैर मर्यादित है। ये संवैधानिक पद पर होते हुए ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। इसके बाद कई सवाल भी उठे और सवाल ये भी उठा कि क्या ऐसा बयान देने के बाद और संवैधानिक पद पर होने के बाद क्या कल्याण सिंह इस्तीफा खुद दे देंगे या फिर उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा? इस बीच सवाल यह भी था कि क्या महज उनको चेतावनी देकर या फिर उनसे माफीनामा लेकर उनको यहीं पर छोड़ा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2019 के तहत पहले चरण के तहत देश के 20 राज्यों में 91 सीटों पर कल वोटिंग होगी। इनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटें शामिल हैं, तेलंगाना की 17 सीटें शामिल हैं, यूपी की 8 सीटें शामिल हैं, महाराष्ट्र की 7 सीटें इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा असम, उत्तराखंड की 5-5 सीटें इसके अंदर शामिल हैं। वहीं बिहार के 4 सीटें हैं जहां कल मतदान होना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, मेघालय की 2-2 सीटें हैं। वहीं छत्तीसगढ़, नागालैंड और मिजोरम की 1-1 सीट पर वोटिंग होगी। इस दौरान गडकरी, वीके सिंह जैसे दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी। वहीं आगे बढ़ते हैं। पहले चरण के मतदान से पहले सीसी सुनील अरोड़ा ने सभी मतदाताओं से मतदान कर लोकतंत्र के महोत्सव में भागीदारी निभाने का आह्वान किया है। These elections will continue till 19th May. The counting shall take place on 23rd May. We have nearly 900 million voters in the country. It is the largest anywhere in the world, in any democracy. And it is a fervent and humble appeal from all of us in the Election Commission that more and more people should come and cast their vote so that the bedrock of the democracy becomes even more strengthened and robust. The Commission has been preparing for this moment for the last couple of months, as any commission would when such a gigantic task is involved. We feel humbled and at the same time proud of having been given this responsibility by destiny, by God. We have made special arrangements for our women voters. तो कल पहले चरण के मतदान होंगे। फर्स्ट इंडिया की नजर बनी रहेगी, हर खबर से आपको अपडेट करते रहेंगे क्योंकि इलेक्शन मतलब फर्स्ट इंडिया न्यूज। बहरहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन 25 में जुट गए हैं। वो जोधपुर संभाग की 4 सीटों को रिकॉर्ड मतों से जीतने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। जोधपुर प्रवास के दौरान 24 घंटे में गहलोत ने 3 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं के साथ मंत्रणा की और जरूरी निर्देश भी दिए। वहीं जोधपुर के स्टील भवन में शहर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ गंभीर चर्चा भी की। बैठक से पहले मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कई मुद्दों पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा। इसके अलावा भी गहलोत ने कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखी। गहलोत ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि राहुल गांधी 2 साल से इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते रहे। उन्होंने पीएम मोदी पर मीडिया हाउस, अधिकारियों और राज्य नेताओं के फोन टैप करवाने का भी आरोप लगाया। नोटबंदी जिस प्रकार से नोट बिखरे जा रहे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर नोट बिखरे जा रहे चुनाव के अंदर, बीजेपी के बड़े बड़े भवन बन गए, 5 स्टार कल्चर के बन गए हैं। कहाँ तो चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे लोग और कहाँ इनकी चाल भी सामने आ गई, चरित्र सामने आ गया, चेहरा सामने आ गया। 5 स्टार कल्चर के बने इनके हेडक्वार्टर दिल्ली में, उद्घाटन हो गया। इनका जो ऑफिस है बीजेपी हेडक्वार्टर, वो वहाँ शिफ्ट होने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता खुद ही पूछने लगे था ये कहाँ ही कल्चर लेके आ गए आप लोग। पूरी तरह देश में आतंकवाद सरकार ने खुद ने फैला रखा है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से। और इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ा कि सबके साथ में इक्वल व्यवहार हो, अगर छापा डालना भी है तो आप हमें पहले इतला करो। बिना इतला दिए हुए छापे पड़ रहे हैं डिमोलिश करने के लिए। पैसे का मूवमेंट तो चुनाव होता है, तभी तो चुनाव लड़े जाते हैं। 5 लाख रुपए लेकर के कोई चलने की यार स्थिति में नहीं है। क्या व्यापारी हो, उद्यमी हो, ठेकेदार हो, कोई भी हो, पता नहीं 5 लाख में लेके जाऊंगा बांटने के लिए मजदूरों को, रास्ते मेरा खुद का क्या होगा। मोदी जी, अमित शाह जी के षड्यंत्र के अंतर्गत जिस प्रकार लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया में करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी टीमें लगाई गई है जो कि युवा में गलतफहमी पैदा करो, झूठ का प्रचार करो, भ्रम पैदा करो, नंबर 1। नंबर 2, जो ये गुमराह करे देश को राष्ट्रभक्त की राम नाम पर,
मतलब इनके बाद में उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है कि 5 साल में हमने क्या उपलब्धि करी, कितना लाभ मिला। अब बैतला जी या कोई इंसान जो है इस धरती पर है, उसकी जो आत्मा कहे कि भाई मेरी नीति है, मेरे कार्यक्रम किसी मिलते हैं, तो उस ढंग से वो ज्वाइन करे, तो हम उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। ये आदमी की फ्रीडम है, हम व्यक्ति की फ्रीडम पे विश्वास करते हैं। जो जाना चाहे जाए, अल्टीमेटली देश के पहले सर्वोपरि रखे, यही मेरा कहना। यकीनन होना यही चाहिए कि देश ही सर्वोपरि हो और कल से मतदान होना है तो फर्स्ट इंडिया की अपील, आप मतदान जरूर करें। देश के जिस हिस्से के अंदर भी चुनाव हो रहा हो। इलेक्शन इंडिया में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ और आगे देखिए न्यूज़ 18। नमस्कार।